Sir, it's 15588. This is 15600 pascals. In the exam, is it necessary to route? No, it's okay. 15682 लिखना चाहो वो लिख दो, क्योंकि कुछ बोला हुआ नहीं है ना how many decimal पे तो significant figure you have to write. So you can also write the exact value. चलें आगे. अच्छा, state and explain the conditions to which krypton behave most like an ideal gas. If you want to make any gas towards more ideal behavior, तो उसके लिए आप क्या करते हो? You have to keep the gas at a high temperature and low pressure. मतलब जितने भी molecules एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे वो उतना ideal gas होगी. ठीक है? तो what are the conditions to have krypton behaving most ideally? You have to increase the temperature, high temperature, and low pressure. और उसका एक्सप्लेन भी करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है. देखो, जितना पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर होंगे तो वो जो हमारी assumption है कि वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस, वो मोर वैलिड होती जाएगी. इसी तरह से जितना पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर होंगे तो जो इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो उतनी लेस सिग्निफिकेंट होती जाएंगी. as when particles are far apart from each other, volume of particles become more negligible and इंटरमोलिकुलर फोर्स कह दो या वैन डर वाल्स फोर्स कह दो, वैन डर वाल्स फोर्सेस become less significant. ठीक है भाई. अच्छा जी, आगे कह रहा है क्रिप्टॉन रिएक्ट्स विद फ्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट टू मेक क्रिप्टॉन डाइफ्लोराइड. Activation energy for the reaction is plus 385. Enthalpy change of formation is plus 60.2. Use this information to complete the reaction profile diagram for the formation of KrF2 krypton fluoride. आपने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाना है. तो दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, क्योंकि एनर्जी चेंज जो है वो एंथैल्पी चेंज जो है वो पॉजिटिव दिया हुआ है. तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट्स आर एट अ हाई एनर्जी लेवल देन रिएक्टेंट्स. तो रिएक्टेंट का लेवल तो बनाया हुआ है, प्रोडक्ट्स का मैं हाई एनर्जी लेवल पे बनाऊंगा. और उसका जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनता है उस तरह से बनता है.
इंथैल्पी चेंज की वैल्यू रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बीच में होती है, इट इज पॉजिटिव। एंडोथर्मिक है तो एरो अपवर्ड करेंगे, डेल एच इज पॉजिटिव, और बल्कि वैल्यू लिख दो इसकी जगह पे प्लस 385 किलो जूल्स पर मोल। और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है रिएक्टेंट से पीक तक, रिएक्टेंट लेवल से जो हम बना हुआ है जो पीक है यहाँ तक होती है, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, इट इज प्लस, अच्छा एक्टिवेशन एनर्जी सॉरी 385 किलो जूल पर मोल है, और एंथैल्पी चेंज की वैल्यू 60.2 है। सही है, इसके एक्सिस लेबल है, एक्स एक्सिस पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन होता है, वाई एक्सिस पे एनर्जीज होती है, तो ये एक्सिस ऑलरेडी लेबल्ड है तो वो करने की जरूरत नहीं थी। आगे बढ़े। अच्छा आगे कह रहे हैं एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी and the collision of particles how an increase in temperature affects the rate of a reaction। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है, अफेक्ट्स द रेट ऑफ अ रिएक्शन ना, तो इंक्रीज होता है ना टेम्परेचर इंक्रीज करने से। उसका रीजन क्या होता है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर kinetic energy of particles increases, so now there are more number of particles having energies greater than activation energy, so frequency of effective collision increases। Increasing temperature increases kinetic energy of particles, so more particles have energies greater than एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी का सिंबल ये लिखा हुआ है, ऐसे मैंने सिंबल लिख दिया, which increases frequency of effective collision। effective collision को हम successful collision भी कह सकते हैं, which increases frequency of effective collisions, hence the rate increases। अच्छा क्वेश्चन बड़ा ध्यान से पढ़ा करो, अक्सर हम पूरा आंसर लिख देते हैं लेकिन रेट का जिक्र ही नहीं कर पाते। उसने ये थोड़ी बोला था कि रेट इंक्रीज हो रहा है एक्सप्लेन करो, उसने बोला था पहले ये भी बताओ कि इफेक्ट क्या हो रहा है रेट ऑफ रिएक्शन पे, तो रेट इंक्रीज हो रहा है। तो एक मार्क तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका था, दूसरा मार्क था वो बात एक्सप्लेन करने का कि क्यों इंक्रीज हो रहा है। चले आगे बढ़े। क्वेश्चन 2 में कह रहा है क्लोरीन इज अ रिएक्टिव येलो ग्रीन गैस, इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, state how chlorine is used in water purification। तो chlorine basically kills bacteria in the water, kills bacteria या microorganisms, कुछ भी लिख सकते हो। chlorine has the highest first ionization energy of period 3 elements sodium to chlorine। अच्छा जी, construct an equation for the first ionization energies of chlorine। देखो period 3 में we start from sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine and argon। बेसिकली पीरियड 3 में जो फर्स्ट हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो आर्गन की होती है, लेकिन यहाँ पे बात सिर्फ सोडियम से क्लोरीन तक हो रही है। तो क्लोरीन तक अगर हम कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्लोरीन की है। और आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैसियस एटम्स
to produce 1 mole of gaseous positive ions. तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्लोरीन जब हम लिखेंगे तो क्लोरीन एटम लिखेंगे, गैसियस एटम, Cl2 नहीं लिखेंगे, कुछ लोग Cl2 लिख देते हैं यहाँ पे. It is energy required to remove 1 mole of electrons from 1 mole of gaseous atoms to produce 1 mole of gaseous positive 1 ion. फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात हो रही है ना. आगे कह रहे हैं एक्सप्लेन द जनरल इंक्रीज इन द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स. तो जनरल इंक्रीज क्या होता है, एक्सप्लेन करना है इस बात को. अक्रॉस द पीरियड फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज क्या होती हैं, इंक्रीज होती हैं. और उसका इंक्रीज होने का रीजन क्या होता है, क्योंकि एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड बट शील्डिंग इफेक्ट स्टेज कांस्टेंट, सो इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीजेस. अच्छा, इसमें लेकिन मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम में एक डिक्रीज आता है, उसका रीजन पूछता है, वो याद रखना है आपको. और फास्फोरस से सल्फर में जो डिक्रीज आता है उसका रीजन पूछता है, वो याद रखना है. साइम ये पेपर हमने नहीं किया था, इसके जैसा क्या होगा. अब इतने सारे पेपर किए ना, तो अब सिमिलर चीजें ही होती हैं. ठीक है, ये पेपर लेकिन मैंने नहीं करवाया था पहले, आपने खुद किया हो क्या पता. जनरल इंक्रीज क्या है, जनरल ट्रेंड क्या है इसका, उसको एक्सप्लेन करना है. अक्रॉस द पीरियड क्यों इंक्रीज होती है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस द पीरियड. atomic number increases number of protons but shielding effect stays constant as number of shells stays same. So effective nuclear attraction increases. क्लियर, आगे बढ़े. नेक्स्ट कह रहा है हैलाइड आयन एक्स नेगेटिव आयन दैट कुड बी आइदर chlorine, bromine or iodine show clear trends in their physical and chemical properties. State and explain the relative thermal stabilities of the hydrogen halide. अब हाइड्रोजन हैलाइड में हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड भी हो सकता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड भी हो सकता है और हाइड्रोजन आयोडाइड भी हो सकता है. थर्मल स्टेबिलिटीज का क्या मतलब है भाई, अगर इफ वी हीट HCl तो हाइड्रोजन क्लोरीन बॉन्ड कैन ब्रेक टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड क्लोरीन. सिमिलरली इफ वी आर हीटिंग हाइड्रोजन ब्रोमाइड तो ये बॉन्ड ब्रेक करके हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन बनाएगा. सही है. तो थर्मल स्टेबिलिटी इनकी ट्रेंड क्या है, डाउन द ग्रुप बात करते हैं. सारे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है तो डाउन द ग्रुप चल रहा है. तो थर्मल स्टेबिलिटी जो होगी वो डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, क्योंकि इनकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो रही है ना. बॉन्ड की लेंथ बढ़ रही है, लॉन्गर द बॉन्ड वीकर द बॉन्ड, वो वाली बात. थर्मल stability decreases down the group as hydrogen and X लिख देते हैं लाइट को, हाइड्रोजन X bond strength decreases
as bond length increases. Next कह रहा है halides react easily with concentrated sulfuric acid. The main sulfur containing product of each reaction is shown in the table. Halide दिए हुए main sulfur containing products of reaction with concentrated sulfuric acid and oxidation number of sulfur. Sulfuric acid जो है वो ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी काम करता है, और दूसरी बात पहले तो सिर्फ ऐसा एसिड काम करेगा जिसमें डिस्प्लेसमेंट होगी. जैसे अगर हमारी बात हुई थी सोडियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो पहले सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है और HCl बनता है. लेकिन HCl में जो हाइड्रोजन क्लोराइड आइंस हैं वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते बाय सल्फ्यूरिक एसिड, बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट अ पावरफुल इनफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू ऑक्सीडाइज द क्लोराइड आयन, बट इट डज ऑक्सीडाइज द ब्रोमाइड आयन एंड आयोडाइड आयंस. ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, अब ये कह रहा है कि मेन सल्फर कंटेनिंग प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ये बनना है. ब्रोमाइड आयन के केस में ब्रोमाइड आयन इज फर्दर ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोड्यूस ब्रोमीन और सल्फ्यूरिक एसिड का सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है. आयोडाइड आयन में आयोडाइड आयन इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोड्यूस आयोडीन और सल्फ्यूरिक एसिड से H2S बन जाता है. बहरहाल पहले इस टेबल में तो आपको सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालनी है. आई थिंक ये तो सिंपल सा है. सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो कितनी कितनी आ रही है इसमें. HSO4 नेगेटिव आयन में ओवरऑल नेगेटिव चार्ज है इस पर, तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन 1 सल्फर X ऑक्सीजन 4 -2 इज इक्वल टू -1. तो 1 + X - 8 इक्वल्स -1. तो X - 7 इक्वल्स -1. तो X हो जाएगा -1 + 7 दैट इज +6. अच्छा, आप लोगों के अभी बीच में एग्जाम्स कौन कौन से पढ़ रहे हैं जरा मुझे बताओगे? मैं चाह रहा हूँ कि कुछ रिवीजन क्लासेस स्केड्यूल कर लें ऑनलाइन ही, ऑर्गेनिक की और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की. सर बस 9 को पेपर पढ़ रहा है कंप्यूटर का, बाकी सब दिन तो 10 को पढ़ रहा है. जी. Sir, on 9 I have maths M1 P1, and then at 10 I have bio P2, and 11 chemistry P2. And then should I tell all? Just before 11. Before 11? 9 maths P1, 10 bio P2. 9 and 10. ठीक है. So if you have exam on 10, then it means you can study on 10. 10 कोई क्लास हो सकती है, वो तो थोड़ा सा रिफ्रेशर क्लास होगी. 10 को तो वैसे हमें करनी है पूरा दिन कुछ ना कुछ. ठीक है. 10 को हमारा S1 भी है. S1 है तो AM में PM में? सर PM. ओ PM में. तो Sir, bio P2 is also PM. बायो भी है. 10th को है, बायो 9th को है ना बायो. तो No, sir, 9th is math. 9th को भी है, 10th को भी है और 8th को भी है. No, not 8. नहीं सर 8 को नहीं है, 9 को है कंप्यूटर का. मतलब 8 का दिन तो हम नहीं पढ़ सकते ना. 8 का आपका अगले दिन पेपर है, 10 को आपका अगले दिन पेपर है, तो 8 और 9 तो मैं हटा देता हूँ. ठीक है. एंड टुडे इज 4th में 5 6 7. ठीक है. एंड 5 6 फर्स्ट में, 6 में, 7th में एंड 10th में. ये 4 दिन आपकी क्लासेस स्केड्यूल कर लेते हैं. मेरे ख्याल से हमने ईयरली बहुत ज़्यादा कर लिए हैं. चाह रहा था कि कुछ रिफ्रेशर कर लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ताकि फिर उसके बाद 1-2 ईयरली और कर लेंगे तो ये थोड़ा सा आराम Sir, हो on जाएगा. 10th at 9 o'clock you can arrange a class. 10th को 9 o'clock रात में ना? Yes, हाँ, sir. we will do it 10th May को. यस. तो 11 का आपका पेपर है ना. 10th May को तो पूरा दिन ही हमने कुछ ना कुछ करना ही होगा. 50 7th 5 6 7. ठीक है. चलो
आगे कह रहा है कंप्लीट द टेबल टू शो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अच्छा ये हो गया है। एक्सप्लेन व्हाई डिफरेंट सल्फर कंटेनिंग प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन ईच ऑफ दीस हैलाइड आयंस रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो डिफरेंट सल्फर प्रोडक्ट इसलिए बन रहे हैं क्योंकि कुछ चीजें इसमें ऑक्सीडाइज्ड हो रही हैं, कुछ रिड्यूस्ड हो रही हैं। ठीक है, हैलाइड आयंस जो है वो डाउन द ग्रुप इनकी बात करें तो दे बिकम, मतलब दे आर बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, राइट। तो उनको ऑक्सीडाइज करवाना मुश्किल हो रहा है। जैसे अगर क्लोराइड आयन है तो उसको ऑक्सीडाइज करवाना मुश्किल है, ब्रोमाइड आयन को आसान है। तो हैलाइड आयंस are more easily oxidized down the group। से कुछ ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे। क्लोराइड नहीं हो रहा जैसे। ब्रोमाइड, बस इतना ही लिख दो, काफी है, 1 मार्क का है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्लोरीन रिएक्ट्स विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड इन अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है? व्हेन अ सेम स्पीशीज बोथ ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। सेम स्पीशी मतलब सेम मॉलिक्यूल या एटम, वो उसी रिएक्शन में उससे 2 तरह के प्रोडक्ट बन रहे होंगे, एक ऑक्सीडाइज होके बना होगा, एक रिड्यूस्ड होके बना होगा। केमिकल रिएक्शन व्हेन सेम species is oxidized and reduced। नेक्स्ट कह रहा है राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद कोल्ड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो क्लोरीन रिएक्ट्स विद बोथ कोल्ड एंड हॉट सोडियम हाइड्रोक्साइड, और दोनों डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, और दोनों में जो प्रोडक्ट बनते हैं वो डिफरेंट बनते हैं। कोल्ड के साथ NaClO बनता है और हॉट के साथ NaClO3 बनता है। तो ये आपको याद रखना है, और बेटर है कि आप इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन याद करो ताकि मुश्किल ना हो वहाँ पे बैठ के बैलेंसिंग करने में। चलें आगे। नेक्स्ट कह रहा है एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड। Aluminum chloride can exist as a gaseous molecule Al2Cl6. The molecule contains coordinate bond, a dative covalent bond. Draw a diagram that clearly shows all the types of bond present in Al2Cl6. And now he is not asking for dot and cross diagram. तो हम जो है इसकी डायग्राम सिर्फ बॉन्डिंग या स्ट्रक्चर शो कर देते हैं, और डेटिव बॉन्ड जिन दो क्लोरीन और एल्यूमिनियम के वो शो कर देते हैं बाय एन एरो। ये काफी होगा। आगे कह रहा है डिस्क्राइब व्हाट वुड यू सी व्हेन सॉलिड एल्यूमिनियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद वाटर। ठीक है, अब सॉलिड एल्यूमिनियम क्लोराइड की बात करेगा। देखो लास्ट टाइम भी ये डिस्कशन हो रहा था। Al2Cl6 जो है वो हमारी गैस होती है, ठीक है। AlCl3 इसको हम लोग देखो दो तरीकों से कंसिडर कर सकते हैं। अगर इसको मैं सिंपल कोवलेंट बॉन्डिंग कंसिडर कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली ये गैस होगा, लेकिन अगर इसको मैं आयनिक, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड्स बनाता है लेकिन इस आयनिक कंपाउंड रह नहीं पाता, ये ब्रेक डाउन होकर Al2Cl6 बना देता है जल्दी। लेकिन जिस वक्त ये आयनिक कंपाउंड बना हुआ है तो उस वक्त उसकी स्टेट क्या होगी? सॉलिड होगी, हाई टेम्परेचर, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। और अगर ये सिंपल कोवलेंट, इसमें कोवलेंट बॉन्डिंग है तो ये गैस होगा, क्योंकि ये फिर सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल बनता है। लेकिन ये कोवलेंट फॉर्म में रह नहीं पाता और ये फौरन Al2Cl6 में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि AlCl3 की स्टेट बताओ, तो AlCl3 की स्टेट अब आपने सॉलिड लिखनी है या फिर गैस लिखनी है, तो वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा क्वेश्चन को देख के। अगर वो क्वेश्चन में आपको कह रहा है व्हेन सॉलिड एल्यूमिनियम क्लोराइड रिएक्ट, तो सॉलिड एल्यूमिनियम क्लोराइड का मतलब है कि यू विल डील इट एज एन आयनिक कंपाउंड, सही है। और इसका AlCl3 को जब हम पानी में डालेंगे तो वो रिएक्शन क्या होगा? याद है रिएक्शन क्या था AlCl3 का विद वाटर?
आई होप साथ साथ हैंड आउट रिवाइज करते हो आप लोग, यही भूल जाओगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस है ना, स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो आपके क्वेश्चंस हैं, ये काफी मुश्किल काम है इसको याद रखना। ठीक है, अभी इसलिए ना एक बार इन सारे रिएक्शंस को ना रिवाइज कर लेते हैं। अगर किसी ने अपने पास इसको समराइज नहीं करके रखा है तो साथ साथ इसको एक बार लिख के समराइज कर लो, ताकि एग्जाम से एक दिन पहले इसको बार बार पढ़ोगे तो वो याद हो ही जाएगा। देखो pH 3 के क्लोराइड्स की बात करें तो इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन क्लोराइड्स ऑफ pH 3, ये बार बार इनके रिएक्शंस आते हैं, तो ये ना अच्छी तरह याद रखना। अब देखो एक साथ एक जगह पे लिख लो ना, क्लोराइड्स के भी लिख लो, ऑक्साइड्स के भी लिख लो। सोडियम क्लोराइड को वाटर में डालना है तो हमें पता है कि वो सिर्फ आयनाइज होगी, कुछ भी नहीं होगा, न्यूट्रल सोल्यूशन देगा, डिसॉल्व हो जाएगी। आयन जो है वो अलग अलग करके लिख दोगे एक्वस फॉर्म में। सही है। बात अगर हम कर रहे हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड की, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड के बारे में क्या बात की कि कभी कभार हम उसको AlCl3 लिखते हैं और कभी कभार Al2Cl6 लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर हम कह रहे हैं ना aluminum chloride is sometimes represented as AlCl3, which suggests that its a chemical bonding is likely to be ionic with aluminium 3 positive ion and Cl minus ion in a giant lattice. अब in solid hydrated aluminum chloride crystal this is the case. Solid लिखेगा तो ionic bonding consider करेंगे. However, without water it exists as Al2Cl6. This can be thought of as a dimer of AlCl3. डायमर मतलब दो AlCl3 के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं और इसकी जो बॉन्डिंग होती है वो कोवलेंटली बॉन्डेड होती है। तो Al2Cl6 जो कोवलेंट बॉन्ड बना है वो बेसिकली AlCl3 से बना है। अब AlCl3 को अगर आप सॉलिड कह रहे हो तो इसका मतलब है कि वो आयनिक बॉन्डिंग है। अगर कहीं पे AlCl3 को गैस लिखा हुआ है तो मतलब वो कोवलेंट बॉन्डिंग की बात कर रहा है। सही है, थोड़ी सी कंफ्यूजन रहेगी इसमें, लेकिन ये बात याद रखना। लास्ट पेपर में भी शायद हम कर रहे थे तो वो आपको कंफ्यूजन हो रहा था ये क्या प्रॉब्लम है AlCl3 का। इसी तरह इनके रिएक्शंस भी ऑफ कोर्स हमें याद रखना है सारे। ये पीरियोडिक पीरियड 3 वाला चैप्टर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिसिटी इनऑर्गेनिक का एक क्वेश्चन तो इससे बन सकता है, बहुत हाई चांसेस हैं इसके। ये वाला इसका मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड ये रिसेंटली नहीं पूछा हुआ है तो ये भी याद रखना एक्सप्लेनेशन के साथ ना, कि किसका ज्यादा है तो क्यों ज्यादा है, कम है तो क्यों कम है। इसी तरह आयनाइजेशन एनर्जीज का ट्रेंड, इसी तरह जब इनकी ऑक्साइड्स बनती हैं पीरियड 3 की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके तो ऑब्जर्वेशन क्या होती है, फ्लेम कलर्स क्या होते हैं, ये भी याद रखना है। और जब इनकी क्लोराइड बनती है तो कौन सी क्लोराइड बनती है और उसमें आपका स्टेट क्या होता है वो भी याद रखना है आपको। ठीक है, समझ आई बात। देखो ये वाला जो टेबल है ना, ये वाला टेबल जिसमें आप क्लोराइड्स इनकी पानी में डालते हो, सोडियम क्लोराइड आयनिक बॉन्डिंग है और जब इसको आप पानी में डालते हो तो जो पीएच आ रहा है वाटर का या सोल्यूशन का वो देखो 7 आ रहा है। ठीक है, और ऑब्जर्वेशन क्या है, व्हाइट सॉलिड सोडियम क्लोराइड का डिसॉल्व्स टू फॉर्म कलरलेस सोल्यूशन, तो ये न्यूट्रल पीएच होता है। लेकिन मैग्नीशियम क्लोराइड का जो पीएच आता है वो 6.5 आता है। ठीक है, Al2Cl6 को हम कोवेलेंट लेते हैं, सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, और वो जो पीएच देता है वो 3 देता है। ठीक है, अच्छा अब अगर ये
Al2Cl6 और SiCl4, PCl5, SCl2, ये सारी की सारी जो क्लोराइड्स हैं ये इनमें कोवलेंट बॉन्डिंग है। और इसकी एक क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली रिसेंट ईयर्स में मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है कि जब हम इनमें वाटर डालते हैं तो ये कैसे कंफर्म हो रहा है कि ये सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि जो पीएच दे रहे हैं वो एसिडिक पीएच दे रहे हैं। इसका मतलब है दे आर हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर। तो सिर्फ जो कोवलेंट क्लोराइड्स होती हैं वो हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर होती हैं। अब मैग्नीशियम क्लोराइड स्लाइटली हाइड्रोलाइज्ड होती है, लेकिन इसको हम इग्नोर करेंगे, लेकिन पीएच की वैल्यू 6.5 याद रखेंगे, क्योंकि मैग्नीशियम क्लोराइड में तो आयनिक बॉन्डिंग है ना, सोडियम क्लोराइड में भी आयनिक बॉन्डिंग है। तो वो जो हाइड्रोलाइज्ड वाला क्वेश्चन आ रहा है बार बार, वो याद रखना भाई। और फिर इनकी इक्वेशंस भी याद रखनी है कुछ क्लोराइड्स की, जिनको वाटर में डालते हैं और वो रिएक्शन क्या होता है वो इसके ऊपर लिखे हुए हैं ये वाले। अब SiCl4 को वाटर में डालोगे तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनेगा SiO2, या SiO2 है सॉलिड फॉर्म में, और HCl 4 मोल ऑफ HCl। PCl5 को डालोगे तो 4 मोल ऑफ वाटर में तो फॉस्फोरिक एसिड और HCl। एल्यूमिनियम क्लोराइड को वाटर में डालते हैं ना, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड की जो इक्वेशन है ना वो वैसे तो Al2Cl6 है, लेकिन हमने लिखी भी इसकी आयनिक फॉर्म में। देखो, once we add water the diamonds are broken down and the aluminium ions and chloride ions are enter the solution, each relatively small and highly charged aluminium ion। देखो हमने डाला तो Al2Cl6 है, लेकिन वाटर में डल के ये ना आयनाइज हो जाएगा पहले टू गिव एल्यूमिनियम आइंस एंड क्लोराइड आइंस। अभी जो एल्यूमिनियम आइन है ना, ये वाटर के अंदर बेसिकली क्या करते हैं, वाटर के साथ एल्यूमिनियम आइन जो है ना वो बॉन्ड बना लेता है, और एक एल्यूमिनियम आइन के साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड हो जाते हैं। इस चीज को ना, इस आइन को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स। सही है। अच्छा, अब चाहे आप Al2Cl6 डालो चाहे AlCl3 डालो, दोनों के केस में यही होना है। अब ये वाटर के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है, अब होगा क्या है इसमें, AlH2O 5 वाटर के हम 5 मॉलिक्यूल छोड़ देंगे और एक हाइड्रोक्साइड का लगा देंगे, और इसके ऊपर जो ओवरऑल चार्ज बन जाता है वो 2 पॉजिटिव बन जाता है, और एक वाटर मॉलिक्यूल जो निकला है वो ब्रेक डाउन होके H पॉजिटिव बना लेगा, क्योंकि वाटर में से H पॉजिटिव और OH नेगेटिव दोनों निकलते हैं ना। तो H पॉजिटिव तो बाहर आ गया और OH नेगेटिव जो है वो इसी कॉम्प्लेक्स के साथ रह गया। अब ये इक्वेशन ना किस तरह से हो रही है, क्या हो रहा है, बॉन्डिंग क्या हो रही है, एल्यूमिनियम के साथ वाटर ने किस तरह से बॉन्ड बना लिया, वो भी कोवलेंट बॉन्ड बना लिया, ये सब फिलहाल एएस में तो आपने नहीं पढ़नी है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन वगैरह, लेकिन ये इक्वेशन आपको याद रखना। सही है, ये इक्वेशन बनाने के लिए कहता है। क्लियर है? अब देखो, इसमें हमने ना क्लोराइड आयन भी डाला था। अब वो क्लोराइड आयन क्या है, क्लोराइड आयन जब यहाँ पे जो Cl नेगेटिव आयन के साथ वो क्या करेंगे, H पॉजिटिव आयन के साथ मिलके HCl बना लेंगे, और HCl जो है वो इन द फॉर्म ऑफ गैस बन के निकलेगी। तो चाहे अब एल्यूमिनियम क्लोराइड वाटर में डालो, चाहे सिलिकॉन क्लोराइड डालो, चाहे PCl5 डालो, सब में ना HCl गैस जरूर बाहर निकलती है। अब ये जो HCl गैस है, इसके स्टीमी फ्यूम्स या वाइट फ्यूम्स दिखते हैं हमें, सही। और ये सारे रिएक्शन जो होते हैं वो एक्सोथर्मिक होते हैं, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है इसमें। इस तरह से आपको फ्यूम्स दिखते हैं इसमें, डायग्राम बनी हुई है नीचे। तो ये एल्यूमिनियम क्लोराइड, सिलिकॉन क्लोराइड, फास्फोरस क्लोराइड या सल्फर क्लोराइड, इनकी कॉमन ऑब्जर्वेशन है। सिलिकॉन सल्फर क्लोराइड की इक्वेशन नहीं मांगेगा, वो नहीं डाली हुई है। एल्यूमिनियम क्लोराइड, सिलिकॉन क्लोराइड और फास्फोरस क्लोराइड, तो ये सब याद रखनी है। ये छोटे छोटी चीजों में से क्वेश्चन बनते हैं सारे। Sir, the hydrolysis question you said, can we say one observation is that white fumes seen? Yes, white fumes are seen and solid dissolve, क्योंकि AlCl3 solid aluminium chloride था ना। Okay. अच्छा अच्छा, इस क्वेश्चन में तो डिस्क्राइब व्हाट वुड यू सी
then solid ammonium chloride reacts with water. Name the type of reaction that occurs. तो type of reaction क्या है भाई? अभी क्या बात हो रही है? Water breakdown कर रहा है इन chlorides को, तो this is hydrolysis. And observation में you will see white fumes and solid dissolve. Also, these reactions are exothermic, so temperature increases. आगे बढ़े. Okay, next is saying 0.02 mole of element Z reacts with excess chlorine to form 0.02 mole of liquid chloride. Okay, the liquid chloride has a formula ZClN, where N is the integer. ZClN reacts vigorously with water at room temperature to give acidic solution and a white solid. Okay. When excess silver nitrate is added to the solution, 11.54 gram of silver chloride forms. चलो. State the type of bonding and structure shown by ZClN. देखो भाई, ये जो भी क्लोराइड है, आपको पहले तो ये डिसाइड करना है कि ये हमारे पास आयनिक क्लोराइड है या कोवलेंट है, मतलब ये मेटल क्लोराइड है या नॉन मेटल क्लोराइड है. तो हमें यहाँ से क्या हिंट मिल रही है? एसिडिक सोल्यूशन. एसिडिक सोल्यूशन का क्या मतलब है? जब हमने इसको वाटर में डाला है इस क्लोराइड को, तो एसिडिक सोल्यूशन बना है, मतलब क्या हुई है? हाइड्रोलिसिस हुई है. और हाइड्रोलिसिस किसकी होती है? जब नॉन, अभी बात की ना नॉन मेटल क्लोराइड्स की. तो हमारे पास अगर ये नॉन मेटल क्लोराइड है, तो इसमें जो बॉन्डिंग होगी वो कोवलेंट होगी, और जो स्ट्रक्चर होगा वो सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा. अभी ऊपर बात की कोवलेंट बॉन्डिंग. अच्छा, ये क्वेश्चन अभी पूरा समझ ही नहीं आया कि क्या क्या रहा है, अभी तो उसको क्रैक करते हैं, लेकिन इतनी बात तो समझ आई है ना कि अगर वो ZClN जो भी रिएक्ट कर रहा है, ये इसकी जो बॉन्डिंग है कोवलेंट बॉन्डिंग है, एंड स्ट्रक्चर क्या है? सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. देखो, कह रहा है कि हमारे पास एलिमेंट Z है, उसको रिएक्ट करवाया है क्लोरीन के साथ, तो एक क्लोराइड बना है जिसमें कितने क्लोरीन के मोल्स हैं वो नहीं पता, उसकी जगह पे N लिखा हुआ है. अब जैसे अगर ये मैग्नीशियम वैसे नॉन मेटल है, जैसे फास्फोरस होता तो PCl5 बन जाता, ठीक है, एल्यूमिनियम होता तो AlCl3 बन जाता. तो ये नहीं पता कि हमें ये कौन सा, ये पीरियड 3 का है भी या नहीं, ये भी नहीं पता हमें. स्टोइचियोमेट्री गिवन है, ठीक है. अगर मैं इसको बैलेंस करूं तो क्लोरीन के साथ मैं N लगाऊंगा ना यहाँ पे, NCl2, राइट, बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन. अब ये इस इक्वेशन के हिसाब से 1 मोल ऑफ Z इज बेसिकली रिएक्टिंग विद N मोल ऑफ क्लोरीन गैस. अभी वो क्वेश्चन में कह रहा है 0.02 मोल ऑफ एलिमेंट Z, 0.02 मोल ऑफ Z reacting with chlorine to form 0.02 mole of chloride. ठीक है, हमने तो ये Z और क्लोरीन का बनाया हुआ है, लेकिन वो जो रेशो दे रहा है वो Z और ZClN का दे रहा है, जिसके बीच में 1:1 का रेशो है. ठीक है, ये बात यहाँ से भी हम इक्वेशन बनाते तो भी कंफर्म हो रही थी, मतलब ये 1:1 का रेशो है, इसका 0.02 और 0.02 दोनों का इसका रिएक्ट हो रहा है, तो 0.02 ही बन रहा है. आपसे N की वैल्यू पूछ रहा है. अच्छा, आगे वो जो क्वेश्चन कह रहा है उसमें कह रहा है व्हेन एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड टू द सॉल्यूशन, मतलब ये जो ZClN बना है, मतलब ये सॉल्युबल क्लोराइड बनी है. जब इसमें सिल्वर नाइट्रेट डाल रहे हो तो सिल्वर आयन जो है वो क्लोराइड आयन के साथ लग जाएंगे, और ये जो आपके पास प्रेसिपिटेट बन रहा है वो 11.54 ग्राम बन रहा है. तो मैं यहाँ से इसके सिल्वर क्लोराइड के मोल्स निकाल लेता हूँ ना, और जितने सिल्वर क्लोराइड के मोल्स होंगे उतने ही क्लोराइड के मोल्स भी होंगे. तो देखो, अगर मैं आपसे कहूँ हमारे पास 1 मोल ऑफ सिल्वर है, सिल्वर क्लोराइड है, तो उसमें से क्लोराइड आयन कितना निकलेगा? 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयन. अभी जितना सिल्वर क्लोराइड का मोल्स है उसमें से उतने ही मोल्स ऑफ क्लोराइड आयन निकलेंगे. और ये सारे के सारे मोल्स ऑफ क्लोराइड आयन कहाँ से आ रहे हैं? ZClN में से आ रहे हैं, तो N की वैल्यू पता लग जाएगी.
सही है, बताओगे निकाल के कितना आ रहा है? Sir, can you explain the देखो silver सिंपल सी chloride काम ये one? करना है। देखो ये जो सिल्वर नाइट्रेट हमने डाला है ZClN के सॉल्यूशन में, तो इसमें जितना भी क्लोराइड आयन है वाटर में डालने पे लेट्स से ये हाइड्रोलाइज्ड हुआ है, और जो भी क्लोराइड आयन है वो इन द फॉर्म ऑफ HCl आ जाएगा। स्टीमी फ्यूम्स HCl के बनते हैं ना, नॉन कोवलेंट बॉन्डिंग है, सिंपल मॉलिक्यूलर क्लोराइड है, तो मतलब हाइड्रोलाइज्ड होगी बाय वाटर और HCl बनेगा। अब इसमें जितने भी N है, मतलब मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम है, वो मोल्स ऑफ क्लोराइड आयन बन जाएंगे, राइट। अब जब इसमें आप HCl में, इसमें क्लोराइड आयन है, N मोल्स ऑफ HCl में आप सिल्वर नाइट्रेट डालोगे तो सारा का सारा क्लोराइड आयन सिल्वर के साथ आके अटैच्ड हो जाएगा ना, तो क्या बना लेगा, सिल्वर क्लोराइड। Yes, sir. अब उसने आपको डायरेक्ट ये प्रेसिपिटेट बनाया है, वो 11.54 ग्राम है। So you can find the moles of silver chloride from the mass of silver chloride, ना, mass over MR करके, right? What is the MR of silver chloride? 143.4, तो ये मोल्स आ जाएंगे 0.0805 मोल। अभी जो सिल्वर क्लोराइड के मोल्स हैं, इसमें से क्लोराइड आयन के कितने मोल्स निकलेंगे? If you see the formula of silver chloride, तो 1 mole of silver chloride में से we can get 1 mole of silver ions and 1 mole of chloride ions. So from 0.0805 mole of silver chloride हमारे पास क्लोराइड आयन के कितने मोल्स निकलेंगे? 0.0805। समझ आई बात? Yes, sir. तो n की वैल्यू आपको निकालनी है। देखो अब हमारे पास जो क्लोराइड आयन के मोल्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 0.0805। अब n कैसे निकालोगे? देखो ZClN, इसमें क्लोराइड आयन अगर 0.0805 है, टोटल जो निकला है, जो पहुंचा है सिल्वर नाइट्रेट के पास सिल्वर क्लोराइड बनाने के लिए, और एलिमेंट Z के कितने मोल्स दिए हुए थे आपने? 0.02। तो इसमें आप रेशो निकाल लो, 0.02 डिवाइडेड बाय 0.02, 0.0805 डिवाइडेड बाय 0.02 कितना आ रहा है? 1 मोल ऑफ Z के लिए निकालना है ना आपको, ZClN में Z1 और क्लोरीन N। अब अगर एक्चुअल में Z 0.02 दिया हुआ है और क्लोराइड आयन जो ZClN से निकल के आया वो 0.0805 आया है, तो इसका रेशियो बन जाएगा 1:4। मतलब क्लोराइड आयन जो N की वैल्यू है वो 4 है। आई बात समझ? आगे बढ़े। Yes, sir. ओके, पार्ट जी में डाइक्लोरोमीथेन इज widely used as an organic solvent. CH2Cl2 can be prepared by reacting CH3Cl and Cl2 at room temperature. The reaction proceeds through several steps as shown. Initiation है, फिर दो propagation step है और फिर termination step दिया हुआ है। Give the name of the mechanism of this reaction. तो इस reaction mechanism का नाम क्या है? Alkanes में free radical substitution reaction. State the essential conditions required for the initiation step to take place, that is ultraviolet light or sunlight. अच्छा, फिर कह रहा है गिव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन। एक क्लोरीन रेडिकल मतलब क्लोरीन एटम है, रेडिकल के पास उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जितने उसका एटॉमिक नंबर होता है, जितने होने चाहिए एटम में जितने होते हैं। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो 1s2 2s2 2p6
3s2 and 3p5. Identify the products of the step labeled propagation 2. अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, क्लोरीन मॉलिक्यूल और ये फ्री रेडिकल है, क्लोरोमिथाइल रेडिकल, तो ये अपने साथ जो है वो क्लोरीन को अटैच कर लेगा ना, एक CH2Cl2 हो जाएगा और साथ में क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट होगा। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या मिलेगा, CH2Cl2 एंड क्लोरीन फ्री रेडिकल। समझ आ रहा है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन शोन इन द फाइनल स्टेप। फाइनल स्टेप जो जिसमें दो रेडिकल आपस में कंबाइन होते हैं तो उसको हम टर्मिनेशन स्टेप कहते हैं। आगे कह रहा है सजेस्ट द आइडेंटिटी ऑफ अनदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ CH3Cl and Cl2 अंडर द सेम कंडीशंस। तो हमारे पास और बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट बन सकते हैं, मतलब एक हाइड्रोजन हटेगा तो CH3 और Cl आ जाएगा, दो हाइड्रोजन हटेंगे तो CH2Cl2 आ जाएगा। ये भी तो बन सकता है ना। इसके अलावा CHCl3 भी बन सकता है। बहुत जनरल पूछ रहे हैं। इसके अलावा और क्या बन सकता है, CCl4 भी बन सकता है। फर्दर अगर मैं इसकी प्रोपगेशन करता जाऊंगा तो एक वक्त आएगा तीनों हाइड्रोजन भी हट सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक लिख सकते हैं। CH2Cl भी दो एक साथ मिलके बन सकते हैं। हाँ बिल्कुल, दो भी मिल सकते हैं। मतलब आप ये कह रहे हो कि C2 और इसके साथ अभी बहुत सारी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बन सकती है। C2 के साथ आप 4 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन लगा दो, ये भी बन सकते हैं। चलो, आसान था, 23 मार्क्स का क्वेश्चन था ये पूरा। क्वेश्चन 3 में कह रहा है कंपाउंड P, Q and R have all been found in the atmosphere of one of Saturn's moons। अच्छा, सैटर्न के मून से कंपाउंड मिले कैसे इनको, चलो कह रहे हैं तो मान लेते हैं। P, Q and R, अच्छा ये झूठ नहीं बोलते, ये जो होता है ना वो करा है, कहीं ना कहीं से कलेक्ट करके लाए होंगे। ठीक है, P, Q and R हमारे पास सारे के सारे क्या है, नाइट्राइल्स है ना, CN लगा हुआ है। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की फैमिली तो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसको हम एल्काइन कहते हैं वैसे। The equation for the complete combustion of PCl4 and N2 is shown। कंबशन की इक्वेशन दी हुई है, एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन दिया हुआ है। द एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिवन है। कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ P। देखो अगर हमारे पास सारा डाटा जो है वो एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन का है ना, अगर मैं साइकिल बनाऊंगा तो नीचे एलिमेंट्स दिखेंगे, कार्बन सॉलिड, ऑक्सीजन O2 गैस, और तीसरा एलिमेंट क्या है, नाइट्रोजन N2 गैस। तो ये फॉर्मेशन हो जाएगी C4N2 की, जो कि आपको निकालनी है, यही P है ना, इसकी फॉर्मेशन निकालनी है। ऑक्सीजन गैस से ऑक्सीजन गैस की तो कोई फॉर्मेशन नहीं होगी। कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन गिवन है जो कि -384 है, 1 मोल के लिए तो 4 मोल है इक्वेशन में। इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन गिवन है -2036, और ये आपको निकालनी है फॉर्मेशन ऑफ C4N2। अब क्योंकि सारा डेटा फॉर्मेशन का गिवन है तो मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ, इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ ऑल द प्रोडक्ट माइनस ऑल द रिएक्टेंट। बॉन्ड इंथैल्पी में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं, और अगर कंबशन का डाटा होता है तो भी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं, लेकिन फॉर्मेशन के डाटा में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं। या आप हैसेस लॉ लगा दो, जो आपको इजी लगता है वो कर लो। अब इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन हमें गिवन है विच इज -2036। प्रोडक्ट साइड पे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है जिसके इंथैल्पी चेंज -384 है, 4 मोल है तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया। इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट आपको निकालना है। रिएक्टेंट साइड पे एक ही है हमारे पास रिएक्टेंट ना, P जो है, ऑक्सीजन की फॉर्मेशन O2 से O2 की फॉर्म तो नहीं होती ना, इसलिए उसकी ले नहीं रहे। प्रोडक्ट में भी एक है और रिएक्टेंट में हमारे पास मतलब यही है ना, कंपाउंड P
C4N2 जिसको कह रहा है, कितना बना ये? अगर आपको हैसेस लॉ लगाना है तो हैसेस लॉ लगाओगे तो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ P प्लस 4 इंटू माइनस 384 इक्वल्स -2036। दोनों से सेम ही आंसर आएगा। डालिए किसी ने वैल्यू। Sir, 3572. 3572 Yeah. आंसर नहीं है इसका। सर 500 है। 4 इंटू 384 -500 आ रहा है मेरा, माइनस नहीं सॉरी +500 आ रहा है। आयशा +500 आ रहा है आपका। राइट हैंड साइड पे एक माइनस रह जाएगा ना फॉर्मेशन के साथ, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। Sir, one of my number was wrong. चलें आगे चलें, समझ आ गई ना कुछ? देखो एक रीसेंट ट्रेंड जो क्वेश्चन का दिख रहा है वो क्या दिख रहा है कि एनर्जेटिक्स का क्वेश्चन वो अलग से तो नहीं बना रहा, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ एनर्जेटिक्स, पहले वो एनर्जेटिक्स को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इक्वेशन के साथ ज्यादा इन्वॉल्व करता था, अब ऑर्गेनिक के साथ भी कर रहा है, तो एनर्जेटिक्स भी दे रहा है वो। सर सर ये जी, रिडॉक्स रिएक्शन नहीं आती क्या? रिडॉक्स तो इक्वेशन मतलब आती है, बिल्कुल सर अभी आती है। तक नहीं आए जितने पेपर किए, मतलब बैलेंसिंग वगैरह नहीं आई ना? बैलेंसिंग आती है, अपना क्या नाम है, Moles. इल्सा, इल्सा। हाँ इल्सा, वो क्वेश्चन भेज देना जरा मुझे, कौन सा ईयर था जो कर रहे थे? बता देना, मैं उसको ना, उसने रिडॉक्स की बैलेंसिंग की है, दिखा देता हूँ, क्वेश्चन आती है बैलेंसिंग, पेपर 1 में भी आती है, पेपर 2 में भी आती है। अच्छा, वन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ कंप्लीट कंबशन ऑफ पी इज नाइट्रोजन गैस, एक्सप्लेन द लैक ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इनर्ट होती है, क्यों? क्योंकि उसको ब्रेक करने के लिए बहुत हाई एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि उसमें दो नाइट्रोजन एटम के बीच में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है। N2 molecule has triple covalent bond, so high activation energy is required. चलें आगे, चलो। Q forms when HCN reacts with ethyne। ऊपर जो उसने रिएक्शन दिए हुए थे उसमें से जो Q का फॉर्मूला है वो ये है, ठीक है? अच्छा जी, नीचे लाना था।
अब इसमें कह रहा है Q फॉर्म व्हेन HCN हाइड्रोजन साइनाइड रिएक्ट्स विद इथाइन, इथाइन का फॉर्मूला दिया हुआ है C2H2। अब देखो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की भी ना एक अपनी फैमिली बनती है, वो हमें क्या कहते हैं, जैसे इथीन होता है, प्रोपीन होता है, ब्यूटीन होता है, इसी तरह इथाइन होता है, प्रोपाइन होता है, ब्यूटाइन होता है, इसमें भी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसका आपको वो पूछा हुआ तो नहीं है कभी, मतलब फैमिली है पढ़ने के लिए तो नहीं है, लेकिन आपको ये इंट्रोडक्शन जरूर है कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। इसका एक बार जनरल फॉर्मूला पूछा था, एक ओ लेवल में भी पूछता है इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा। जैसे पहला जो हमारे पास एल्काइन होता है, एल्काइन कहते हैं ना इनको, ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं जिनमें YNE, जैसे एल्कीन होता है ENE, एल्काइन होता है YNE, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले। ये हो गया C2H2, सही है। तो इनका जो जनरल फॉर्मूला बनता है ना वो होता है CnH2n-2। वो उसने सिर्फ खुद ही बोला होता है कि प्रिडिक्ट करो क्या होगा। जैसे एक फॉर्मूला दिया हुआ था इथाइन का, एक फॉर्मूला दिया हुआ था प्रोपाइन का, C2H2C3H4, तो क्या रहता है जनरल फॉर्मूला डिवाइस करो क्या होना चाहिए, तो CnH2n-2 होता है। इस क्वेश्चन में नहीं बोला हुआ लेकिन एक जगह आया था क्वेश्चन। बहरहाल इसमें कह रहा है इथाइन, hydrogen cyanide and Q are all weak Bronsted-Lowry acids. Explain what is meant by the term Bronsted-Lowry acid. तो Bronsted-Lowry acids क्या होते हैं? Acids हमें पता है प्रोटॉन डोनर्स होते हैं, और weak मतलब that ionizes या dissociates incompletely in aqueous solution. Acids are proton donors and weak Bronsted-Lowry acids are those which ionizes, या इसको हम डिसोसिएट्स का वर्ड भी यूज करते हैं, इनकम्प्लीटली, इनकम्प्लीटली की जगह हम लोग पार्शियली का वर्ड भी यूज करते हैं, इन एक्वस सॉल्यूशन, जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते। अच्छा आगे कह रहा है इथाइन HCN and Q all contain triple covalent bond between two atoms। Q जो है ऊपर दिया हुआ था, मैं जो मैंने नीचे उतार लिया, इसमें भी ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, इथाइन में भी है, और HCN में नाइट्राइल जो साइनाइड आइन है इसमें हमें पता है ना ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है, सी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। A triple covalent bond consists of one sigma bond and two pi bond। देखो किसी भी दो bonded atoms के बीच में first bond is always a sigma bond, rest of the other bonds are always a pi bond। Draw a label diagram to show the formation of pi bond। अब देखो जब pi bond sigma bond बनता है तो वो लीनियर या हेड ऑन ओवरलैप की वजह से बनता है, और जो pi bond होता है वो साइडवेज ओवरलैप की वजह से बनता है। तो हमने सिग्मा बॉन्ड जो बनाए वो या तो एस एस ऑर्बिटल ओवरलैप की वजह से बनाए लाइक दिस, या फिर sp ऑर्बिटल ओवरलैप की वजह से भी सिग्मा बॉन्ड बन सकता है लाइक दिस, या फिर pp ऑर्बिटल ओवरलैप की वजह से सिग्मा बॉन्ड बन सकता है लाइक दिस। लेकिन जो पाई बॉन्ड है हमारा वो बनता है सिर्फ p and p साइडवेज ओवरलैप की वजह से लाइक दिस। देखो जब पाई बॉन्ड बनता है तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी होती है वो अबव एंड बिलो दी एक्सिस होती है। जैसे ये न्यूक्लियाई का एक्सिस है, वी हैव टू एटम्स व्हिच आर बॉन्डेड टुगेदर, और इनके जो पी सब शेल्स हैं वो इस तरह से अगर मैं बनाऊं तो वो साइडवेज ओवरलैप करेंगे ना लाइक दिस। इस तरह से भी बना सकते हो आप, या फिर इनका जो ओवरलैपिंग रीजन है ना ये वाला ऊपर वाला, आप सिर्फ ये भी शो कर सकते हो। अगर ये शो करोगे तो एक लाइन बनाना जिसपे न्यूक्लियाई लाई करेंगे और इसके ऊपर एक रीजन है लाइक दिस और नीचे एक रीजन है इस तरह का। और अगर आप साइडवेज पी और पी ऑर्बिटल ओवरलैप बना दोगे तो वो भी सही है इस तरह से। बस इनके बीच में ना न्यूक्लियाई दिखा देना पॉजिटिव चार्ज, और एक लाइन दिखा देना जो कि एक्सिस ऑफ न्यूक्लियाई को शो करती है। क्लियर है, आगे बढ़े। Yeah. अच्छा
अच्छा जी, आगे क्वेश्चन है P and Q can be detected in the atmosphere by infrared spectroscopy. Identify two absorptions and the bonds that correspond to these absorptions that will appear in the infrared spectra of both P and Q. अब देखो P और Q में हमारे पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, जो Q का स्ट्रक्चर ऊपर बना हुआ है ना, और साइनाइड है, और P जो है वो और ऊपर बना हुआ था, ये वाला। देखो P के अंदर नाइट्राइल भी है, साइनाइड भी है, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी है, और Q के अंदर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है और हमारे पास इसमें भी नाइट्राइल है, तो सेम बॉन्ड्स है ना, तो अब इनकी आपने नाइट्राइल की एब्जॉर्प्शन उससे टेबल से देख के लिखनी है, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की एब्जॉर्प्शन टेबल से देख के लिखनी है, तो सिंपल ये काम करना है। अब क्योंकि ये 2021 का क्वेश्चन है, 2022 से पहले वाला क्वेश्चन है, तो इसमें जो टेबल है ना वो क्वेश्चन के साथ नीचे लगा हुआ नहीं है। अब जो आपके पास क्वेश्चन आएगा उसमें एब्जॉर्प्शन टेबल जो आपका है इंफ्रारेड का, उसमें वो क्वेश्चन के साथ ही उसकी एब्जॉर्प्शन नीचे लिखी हुई होंगी। फिलहाल जो है हम डेटा बुकलेट में से उसको उठा के देख लेते हैं। ये वाली वैल्यूज, तो नाइट्राइल की एब्जॉर्प्शन लिखनी है आपने, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की। अच्छा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की एब्जॉर्प्शन ये जो नया आपके पास इसने डाला है, इसमें वो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की एब्जॉर्प्शन भी नहीं डाली हुई है, ठीक है, वरना जो पुराना वाला जो टेबल आता था 2022 से पहले वाला, उसमें ना कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की भी एब्जॉर्प्शन होती थी। बहरहाल अब आपको वो जो भी टेबल में लिख, अगर वो दे दे कोई टेबल, ऐसा जरूरी नहीं है कि यही टेबल दे, अब वो ये भी आपको दे भी सकता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की, तो बस आपने देख के लिखनी है ना। जैसे साइनाइड की क्या है, नाइट्राइल की 2200 से 2250, और यूनिट इसका क्या होता है पर सेंटीमीटर के बीच में, ठीक है, ऑफ कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, ठीक है, और दूसरी जो है वो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की अगर लिखी होती तो देख के यहाँ से लिख देते बस अभी। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है द फ्लो चार्ट shows some reactions of R. Name the type of reaction shown in reaction 1. कौन सा रिएक्शन है R रिएक्शन 1 बताओ, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड खत्म हुआ है और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आ गया और कंटिन्यूटी बॉन्ड्स आ रहा है, पॉलीमर बन रहा है ना, तो कार्बन एल्कीन की जो पॉलीमराइजेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन। So what if we just write polymerization? नहीं, we have two types of polymerization, so you Yeah, have but to write, the you have to be condensation is specific. in A2. So you have to mention the type of polymerization, na? Okay, sir. अच्छा, next part is draw the structure of as the organic product of reaction 2. अच्छा जी, reaction 2 में कह रहा है क्या है इसने, he has added sulfuric acid and heated under reflux, तो ये क्या है आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स वाला रिएक्शन है, जिसमें नाइट्राइल किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप में। तो ये जो हमारे पास पॉलीमर है, इसमें क्या होगा, जहाँ पे नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप है वो खत्म हो जाएगा और इसकी जगह पे हम क्या लिख
देंगे, कार्बोक्सिलिक फंक्शन ग्रुप। इस CN जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। That's it. Sir, in the book they were reacting Right. it with hydrochloric acid. दोनों से हो सकता है, एसिड चाहिए मिनरल एसिड, सिर्फ H पॉजिटिव आयन भी लिखा हुआ हो सकता है, HCl भी है, H2SO4 भी है। You just need H positive ion, so you can use any of the mineral acids. Okay, sir. Okay, हाँ, लेकिन HCl और सल्फ्यूरिक एसिड का एक जो इशू है ना वो आता है एस्टरिफिकेशन में। जब आप एस्टर प्रोड्यूस करते हैं ना, जब एस्टर बनाते हैं तो वो हम बनाते हैं विद रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। तो उसमें जब हम एसिड यूज करते हैं दैट इज कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन जब हम हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स करते हैं ना, जब एस्टर को वापस ब्रेक डाउन करते हैं, तो उसके लिए फिर हम लोग डाइल्यूट HCl यूज करते हैं। ये इसमें से इंटरचेंज करके यूज नहीं कर सकते आप, ये याद रखना है एस्टर्स के लिए, एस्टर के लिए और हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स के लिए। सही है। लेकिन हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल के लिए आप कोई भी एसिड यूज कर सकते हो, आप सिर्फ H पॉजिटिव आयन भी लिख दो, हो जाएगा काम। सर अगर इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया होता तो फिर क्या प्रोडक्ट बनता? यही बनता, ये डाइल्यूट से भी हो जाता है तो कंसंट्रेटेड से तो हो ही जाएगा, यही बनेगा सेम। आगे बढ़े। Yes, sir. नेम टी। तो टी क्या है? दिस इज NH2 is amine। 3 कार्बन एटम वाला अमाइन है तो इसका क्या नाम होगा? दिस इज प्रोपेन, और फर्स्ट कार्बन पे अमाइन है तो प्रोपेन 1 अमाइन। ठीक है, इसको अपना हम लोग प्रोपाइल अमाइन भी कहते हैं। The next caret, T can also be formed by the reaction of CH3, CH2, CH2, bromopropane with ammonia। तो हेलोजन एल्केन अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं ना टू प्रोड्यूस स्टेट द नेसेसरी कंडीशन ऑफ दिस रिएक्शन। तो ब्रोमोप्रोपेन जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो वो वही बनेगा प्रोपेन अमाइन या प्रोपाइल अमाइन। ठीक है, कंडीशंस क्या होती हैं हेलोजन एल्केन को जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाते हैं? तो हेलोजन एल्केन के हमने रिएक्शंस देखे थे कि एक्सेस अमोनिया लेते हैं इथेनॉल में, एक्वस अमोनिया नहीं ले सकते। एक्वस अमोनिया लोगे तो क्या होगा, आपका OH नेगेटिव आइन भी आके लगना शुरू हो जाएंगे, तो अल्कोहल भी बनना शुरू हो जाएगा साथ। तो वी टेक एक्सेस इथेनॉलिक अमोनिया, सही है, और हम इसको हीट करते हैं, साथ में हीट एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर इसलिए रखते हैं इसमें क्योंकि अमोनिया गैस को जब हीट करेंगे तो वो स्केप हो सकती है रिएक्शन मिक्सचर से, या फिर ना आप उसको क्लोज कंटेनर में करो, मतलब क्लोज्ड वेसल में करो। देखो हेलोजन एल्केन्स के रिएक्शंस और अल्कोहल्स के रिएक्शन ज्यादा है ना, तो उसका ना माइंड मैप जरूर बना लेना। जैसे अगर सब अपना अपना बना लो, जैसे अगर मैं हेलोजन एल्केन्स के रिएक्शंस रिकॉल करवाऊं, जैसे हम एग्जांपल के तौर पे ना ये ले लेते हैं, let's say we have CH3 CH2Br, this is ब्रोमोइथेन। तो हेलोजन एल्केन का एक रिएक्शन हमने पढ़ा है विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। Alcohol. Yes, it produces alcohol। ठीक है, और इसको हम करते हैं हीट अंडर रिफ्लक्स, तो प्रोडक्ट में हमें मिलता है अल्कोहल दैट इज CH3 CH2OH।
ठीक है, साथ में हाइड्रोजन ब्रोमाइड भी मिलता है। इसके बारे में और भी चीजें आप लिख सकते हो अपने माइंड मैप में, जैसे अगर प्राइमरी हैलोजन एल्केन है तो SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म होगा, टर्शियरी है तो SN1 होगा, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म होता है। सारे हैलोजन एल्केन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म ही करते हैं। इसके अलावा एक और रिएक्शन है, अगर हम इसमें हैलोजन एल्केन में इंस्टेड ऑफ एडिंग एक्वस अमोनिया, अगर हम इसमें इथेनॉलिक अमोनिया डालेंगे तो क्या बनता है? alkene. इथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी। तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। और इसमें एल्कीन बनेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाएगा, ब्रोमीन हटेगा, उसके बराबर वाले कार्बन से हाइड्रोजन हट जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसका रिएक्शन अभी हमने देखा अमोनिया के साथ। तो अमोनिया जो हम लेते हैं वो एक्सेस अमोनिया लेते हैं, साथ इथेनॉल में लेते हैं, और हीट एंड हाई प्रेशर, इससे जो प्रोडक्ट बनता है वो अमाइन बनता है। दिस वुड बी CH3CH2 NH2। इसके अलावा और क्या हमारे पास हैलोजन एल्केन का रिएक्शन है? पोटेशियम साइनाइड के साथ KCN या हाइड्रोजन साइनाइड के साथ जब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं हीट अंडर रिफ्लक्स, और इसको भी हम ना इथेनॉल में लेते हैं। इथेनॉलिक, अगर इथेनॉल में नहीं लेंगे तो एक्वस में लेंगे तो OH आइन भी लगना शुरू हो जाएगा साथ में, तो अल्कोहल भी बनना शुरू हो जाता है। तो ये नाइट्राइल बनता है CH3CH2, CN आके लग जाएगा हेलोजन की जगह पे। सही है। और साथ में नाइट्राइल की अगर मैं फर्दर हाइड्रोलिसिस करवाऊं, हाइड्रोलिसिस कैसे? कोई भी एसिड डाल के HCl डाल दो या सल्फ्यूरिक एसिड डाल के हीट कर दो, तो नाइट्राइल जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये टाइम टू टाइम ना ये बना के रख लो, या टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहा करो, क्योंकि ये इसी तरह से याद होंगे रिएक्शन। अदरवाइज रिएक्शन बहुत Sir, सारे हैं, फिर also अल्कोहल के और ज्यादा हैं। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाइड्रोक्सी इथेनॉल has been observed in dust clouds near the center of a galaxy। अरे क्या हो गया इसको, एक सैटर्न से ले आया, एक गैलेक्सी नीचे ही नहीं आ रहा। अच्छा, इसमें कह रहा है हाइड्रोक्सी इथेनॉल इसलिए कह रहा है क्योंकि OH फंक्शनल ग्रुप भी है और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप भी है। प्रेडिक्ट द बॉन्ड एंगल्स लेबल्ड X and Y in the diagram of हाइड्रोक्सी इथेनॉल। ये तो आसान है ना। अच्छा, इसमें बॉन्ड एंगल क्या होगा? X और Y। X 4 बॉन्डेड पेयर, कार्बन 4 बॉन्डेड पेयर, 0 लोन पेयर है, तो हमारे पास ये टेट्राहेड्रल, 9.5. दिस इज 109.5 डिग्रीज, और Y जो है वो ट्रिगोनल प्लेनर बन जाएगा, दैट इज 120 डिग्रीज। नेक्स्ट कह रहा है हाइड्रोक्सी इथेनॉल रिएक्ट सेपरेटली विद 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन एंड टॉलेंस रीजन। स्टेट व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इन दिस रिएक्शन? 2,4 DNPH एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ पॉजिटिव रिजल्ट देता है। इसके हमने ऑरेंज PPT याद किए हुए हैं या येलो PPT याद किए हुए हैं। और टॉलेंस रीजन के साथ सिल्वर मिरर मिलता है आपको अगर एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड है ना। नेक्स्ट कह रहा है हाइड्रोक्सी इथेनॉल इज कन्वर्टेड टू इथेन डायोइक एसिड। अच्छा, इथेन डायोइक, डायोइक का क्या मतलब है? 2 कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप ना, और इसका फॉर्मूला दिया हुआ है इथेन डायोइक एसिड का COOH, और ये 2 लिखा हुआ है, मतलब ये 2 कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप हैं और ये आपस में जुड़ सकते हैं, ऐसे ही बनेगा COOH, और दूसरे कार्बन के साथ भी कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप। दिस शुड बी इथेन डायोइक एसिड। और किस तरह से करवाया? विद एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट 6 आयंस। देखो, पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है टू कार्बोक्सिलिक एसिड,
और यहाँ पे जो अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है, ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर इसको हम रिएक्ट करवाएंगे तो इसमें जो दोनों कार्बन है जिसके साथ एल्डिहाइड था वो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और जिसके साथ अल्कोहल है वो भी बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये बन रहा है इथेन डायोइक एसिड। रोल ऑफ Cr2O7 आयंस क्या है भाई? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। State and explain any other necessary condition for this reaction to be successful. अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग जो है वो हीट करते हैं उसको लेके, और हमेशा एसिडिफाइड फॉर्म में लेते हैं। एसिडिफाइड तो खैर लिखा हुआ है उसने, हमने ना हीट भी करना है ना। और अल्कोहल है, अल्कोहल को अगर हम एक अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप भी बन रहा है ना तो उसको हम हीट करेंगे अंडर रिफ्लक्स, ताकि वो स्केप ना हो, फर्दर ऑक्सीडाइज करना है, वरना तो एल्डिहाइड पर बनेगा तो डिस्टिल करना पड़ेगा, एल्डिहाइड पर रोकना होगा। तो फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल of OH, heat under reflux. आगे बढ़े। सर ये 2 मार्क का आपने 1 पॉइंट दिया, तो 1 मार्क कटेगा नहीं? नहीं, दो बातें लिखी है ना, मतलब आपने OH की कंप्लीट ऑक्सीडेशन करनी है और जो कंडीशन क्या लेनी है, हीट अंडर रिफ्लक्स। सही, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ OH, हीट अंडर रिफ्लक्स, तो वो आपका 2 मार्क्स हो गए ना, 2 पॉइंट हो गए। सही आजमी, चले आगे। अच्छा, हाइड्रोक्सी इथेन इथेनॉल कैन बी रिड्यूस टू इथेन 1,2 डायोल, रिडक्शन करवा दी अब उसने। ठीक है, तो अल्कोहल तो अल्कोहल ही रहेगा, एल्डिहाइड अल्कोहल बन जाएगा। use Dalish to represent the atoms of hydrogen atom for reducing. Write an equation for the reduction of hydroxy ethanol. हाइड्रोक्सी इथेनॉल का फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, इस तरह से लिखना है CH2OH और कंप्लीट ब्रैकेट 2। अब जब आप इसमें रिड्यूसिंग एजेंट डालोगे H की फॉर्म में, तो जो फॉर्मूला बन रहा है फाइनल प्रोडक्ट का, उसमें 2 कार्बन है, C2H4OH 2 है। या तो मोलिकुलर फॉर्मूला लिख दो, 4 5 6 हाइड्रोजन एक साथ और O2। देखो हाइड्रोजन कितने इंक्रीज हुए, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास 4 हाइड्रोजन एटम्स थे, राइट हैंड साइड पे 6 हो गए हैं, तो 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट से आएंगे। बस रिड्यूसिंग एजेंट के मोल बैलेंस करने होते हैं। आइडेंटिफाई रीजन फॉर दिस रिडक्शन रिएक्शन, तो जो हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं 2 तरह की है, LiLH4 या NaBH4। ठीक है, LiLH4 लिखोगे तो इन ड्राई ईथर यूज करते हैं। अच्छा, CH2OH2 can also form when an ये जो CH2OH2 है ये क्या है, हाइड्रोक्सी इथेनॉल। when alkene A reacts with cold dilute acidified potassium magnate ions, name A। मतलब अल्कीन में जब हम कोल्ड KMnO4 डालते हैं तो हमें पता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे से एक बॉन्ड खत्म होता है और दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पे क्या लग जाता है, OH लग जाता है। डायो। ठीक है, तो अच्छा नहीं, मैंने ना पर फॉर्मूला गलत लिख दिया है। ये CH2OH2 जो है वो तो राइट पे लिखना था। तो दिस इज, इसको कह रहा है हाइड्रोक्सी इथेनॉल 2, इस वाले को ये फॉर्मूला कह रहा है CH2OH2। लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो हाइड्रोक्सी इथेनॉल, उसमें वी हैव 2 कार्बन एटम्स, 1 2 3 4 हाइड्रोजन एटम्स एंड 2 ऑक्सीजन। इसके हिसाब से 4 और 2 to the 4 2 plus 1 3 6, हाँ ये रिड्यूसिंग एजेंट के मोल्स 2 ही बन रहे हैं।
सही है। अब हमें ना ये वाला स्ट्रक्चर कह रहा है इथेन 1,2 डायोल, ये असल में CH2H इथेन 1,2 डायोल है। तो एल्कीन इथीन में जब कोल्ड केमिनोफोर डालेंगे तो डबल बॉन्डेड कार्बन में से एक एक बॉन्ड खत्म हो जाएगा और दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पे OH लग जाएगा ना, जैसे इधर OH लग गया और इधर OH लग गया, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो 4 थे पहले से, दिस शुड बी इथीन। सही है। अच्छा, पेपर खत्म हो गया यहाँ पे। अपना आज रात में मैं वो प्लान भेजता हूँ कौन सी क्लासेस किस टाइम पे करनी है। ईयरली आप लोग देखो कहाँ से कहाँ तक ईयरली जहर हाल में करके जाना है हमें। तो अभी 2017 से लेके 2022 तक तो सबको करने ही करने हैं हर हाल में। जितने हमने कर लिए जो रह गए हैं वो भी आप करोगे। सही है। इसमें अगर आपको कोई और पेपर मुश्किल लग रहा है, बहुत चैलेंजिंग लग रहा है, तो वो बता देना, वो और डिस्कस कर ले रहे हैं। और एक दो पेपर मैं खुद ढूंढ के करवा दूंगा। तो ठीक है, जा सकते हो अभी। अल्लाह हाफिज। Sir. जी। Or